बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इम्पल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप टॉपिक ही है जो आज हमने पढ़ना है। इससे रेलिवेंट तमाम बातें मैं आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। इम्पल्स की डेफिनेशन आपको पहले पता होना चाहिए। इम्पल्स बेसिकली प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का जिसके लिए फोर्स अमल करती है। किसी बॉडी पे अमल करने वाली फोर्स और वो टाइम इंटरवल जिसके लिए फोर्स एक्ट करती है उसका प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाता है। यानी इम्पल्स बराबर होता है एफ क्रॉस टी, जिसे हम एम वी एफ माइनस एम वी आई लिख सकते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड। फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जब आएगा इम्पल्स तो आपने डिफाइन करके फॉर्मूला लिखना है, इसका यूनिट लिखना है। और इम्पल्स की डायरेक्शन अगर पूछें तो क्या होती है? आपने कहना है चेंज इन मोमेंटम के अलोंग होती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है उसी डायरेक्शन में इम्पल्स की डायरेक्शन होती है। अब बेटा ये एमसीक्यूज के लिए बड़ी अहम बात आपको पता होनी चाहिए कि इम्पल्स का यूनिट वही होता है जो मोमेंटम का होता है। क्योंकि मोमेंटम का यूनिट भी न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज अक्सर आता है कि इम्पल्स का यूनिट कौन सी क्वांटिटी के जैसा है? मोमेंटम जैसा है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है मैं वैसे ड्राइव करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एफ इज इक्वल टू एम में एक्सेलरेशन की जगह हम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी पुट कर सकते हैं। तो टाइम इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला इस तरह बना इम्पल्स का। अगर हम कहें चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है तो आपने कहना सर इम्पल्स के बराबर है। लेकिन अगर आपसे कहना रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है फिर आपने फोर्स कहना है। क्योंकि टाइम नीचे आगे डिवाइड जब होता है ना, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, से हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में चेंज को टाइम पे डिवाइड करें उसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज गेन तो फोर्स पे टिक करना है, सिंपल चेंज इन मोमेंटम गेन तो इम्पल्स पे टिक करना है। अब बेटा इम्पल्स वाले टॉपिक के बिल्कुल सामने एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको ग्रीन बॉक्स में नजर आ रहा होगा कि डज मूविंग बॉडी हैज़ इम्पल्स। क्या कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका इम्पल्स होता है? तो इसका आंसर है मे और मे नॉट भी। हो भी सकता है, नहीं भी। कब होगा? अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो ना फिर उसका इम्पल्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी? जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल की इक्वल हो जाएगी। जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल की इक्वल होगी तो इनिशियल मोमेंटम भी तो फाइनल मोमेंटम की इक्वल हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जीरो मतलब इम्पल्स भी जीरो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अदरवाइज नॉन जीरो, तो फिर मोमेंटम इम्पल्स क्या होगा? नॉन जीरो होगा। यानी मूविंग बॉडी का इम्पल्स जीरो कब होता है? जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और नॉन जीरो कब होता है? जब बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल हो। अब बेटा जी इसी क्वेश्चन के जो इम्पल्स वाले टॉपिक के आगे क्वेश्चन है उसके नीचे ना एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बता रहा है आपको कि अगर सर पे बाल भी ना हो, जिल्द भी ना हो, नेकेड स्कल हो, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी फोर्स देनी पड़ती है? 5 न्यूटन। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। लेकिन ऊपर जिल्द भी आ जाए, बाल भी आ जाए तो फिर कितनी फोर्स चाहिए? 50 न्यूटन। यानी कि जिल्द और बाल ऊपर हों तो हमारी फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी टाइम ऑफ क्लूजन बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए जितना टाइम ऑफ क्लूजन ज़्यादा होता है ना उतना इफेक्ट ऑफ द फोर्स कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइम ऑफ क्लूजन दोनों आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अल्लाह ने हमारी सर पे बाल और जिल्द इसलिए रखे हैं ताकि कोई फोर्स अगर अमल करे तो उसका टाइम ऑफ क्लूजन बढ़ जाए और इफेक्ट ऑफ क्लूजन क्या हो जाए? कम। इसलिए हम लोग हेलमेट पैड करते हैं बाइक चलाते हुए। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगले पेज पे आपको नज़र आ रहा होगा हेलमेट बना हुआ। इम्पल्स वाले पेज से अगला पेज छोड़ के उससे अगले पेज पे कि आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में हम हेलमेट क्यों पैड करते हैं बाइक चलाते हुए। तो इसका जवाब ये नहीं कि चलान से बचने के लिए या डस्ट से बचने के लिए, वो एक सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस इसका क्या है कि हेलमेट पहनने से क्या होता है कि हम इंजरी से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेलमेट पहनने से टाइम ऑफ क्लूजन बढ़ जाता है। कि अगर खुदा ना से हमारा सर किसी बॉडी को हिट करता है तो टाइम ऑफ क्लूजन ज़्यादा हो जाएगा, हमारे तक फोर्स को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी बॉडी की अगर किसी कोई भी क्लूजन की वजह से फोर्स अमल कर रही है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और हम सीवियर इंजरी से बच जाएंगे। तो वी पैड हेलमेट टू इंक्रीज टाइम ऑफ क्लूजन सो एज चांस ऑफ सीरियस इंजरी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। के टाइम ऑफ क्लूजन के बढ़ने से इफेक्ट ऑफ द फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी तरह हेलमेट वाली डायग्राम के ऊपर साइड पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई वी फैस्टन सीट बेल्ट। कि गाड़ी चलाते हुए हम सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं? सीट बेल्ट बांधने का पर्पस क्या है? सीट बेल्ट बांधने का पर्पस ये है कि जब गाड़ी अचानक रुकती है ना तो पैसेंजर मूव करते हैं टुवर्ड्स विंडशील्ड, यानी कि स्टेयरिंग की तरफ हम अचानक मूव करते हैं। तो अगर हमारा सर स्टेयरिंग पे जाके बहुत ज़ोर से टकराता है तो ब्रेन इंजरी हो सकती है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है।
तो सीट बेल्ट जो है ना चेंज कर देती थी फोर्सेस ऑफ मोशन की, हम पे जो फोर्स अमल कर रही है ना उसकी डायरेक्शन वो चेंज कर देती है। हम आगे जाना चाह रहे हैं, सीट बेल्ट हमें बैकवर्ड फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम प्रिवेंट करते हैं, इससे बच जाते हैं फ्रॉम सीरियस इंजरी, सो दैट चांस ऑफ इंजरी जो है वो क्या हो जाता है, ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इंजरी क्या हो जाता है, रिड्यूस, किसकी वजह से, सीट बेल्ट की वजह से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। अब मैं एग्जांपल जो स्मार्ट सिलेबस में 3.2 इम्पल्स वाले टॉपिक के फ़ौरन बाद वो भी मैं आज ही डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आपसे कह रहा है कि एक बॉडी है उसका मैस 1500 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल है 15 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है। तो बताएं कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड से 15 करने में, यानी कि डिक्रीज़ करने में, यानी वो ब्रेक की सूरत में होगी डेफिनेटली। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो इम्पल्स का अभी हमने पढ़ा है। एम की जगह 1500 लिख दिया, वी एफ की जगह 15, एम की जगह 1500, वी आई की जगह 20। यहाँ पे एरो लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को ही लेके चल रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करके माइनस करें, -7500 आएगा। जो 3 जो है उधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -2500 न्यूटन फोर्स आएगी। और यहाँ पे नेगेटिव में फोर्स आने का मतलब क्या है, ये फोर्स जो है ना रिटार्डिंग है। रिटार्डिंग का मतलब क्या है, जो मूविंग बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल भी आप लोग साथ ही इम्पल्स वाली कर लें। अब उसके बाद जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में ऐसे हमने करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, पहला और दूसरा न्यूमेरिकल नहीं करना, थर्ड न्यूमेरिकल जो है ये मैं करवा रहा हूँ, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उससे रेलेवेंट है, ताकि आपकी साथ ही प्रैक्टिस हो जाए। जो जो शॉर्ट न्यूमेरिकल होते जाएँ आप साथ साथ टिक करते जाएँ। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड न्यूमेरिकल जो है जो एक्सरसाइज में है उसमें वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 1 × 10⁻⁷ है, उसे हम एक कागज़ में से गुजारे हैं, कागज़ की थिकनेस इतनी है, तो जितनी कागज़ की थिकनेस होगी पार्टिकल उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा ना, वो है 0.020 सेंटीमीटर। सेंटी को मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ। अब इशारिया अगर मैं 2 के बाद लेके जाता हूँ तो 2 ज़रा 10⁻⁻2 बन जाएगा ना, ये वाली रकम। अब वो जो इशारिया यहाँ से यहाँ पे लेके जाने से जो 10⁻⁻2 आएगी, इस 10⁻⁻2 को क्या कर देगी, 10⁻⁻4। तो ओवरऑल ये रकम क्या बन जाएगी, 2 ज़रा 10⁻⁻4 मीटर। और वो कह रहा है कि जब पार्टिकल पेपर से बाहर आता है तो उसकी स्पीड कम हो के इतनी हो जाती है, तो आपने उसका डिसलरेशन बताना है। देखो ना, वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, इसे हम डिसलरेशन कहते हैं। हमने वो बताना है और टाइम बताना है जो पेपर को क्रॉस करने में लगेगा पार्टिकल को। तो बेटा हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। फर्स्ट सेकंड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम भी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, उसको हमने खुद फाइंड करना है। तो 2a इधर ऐसे इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे जो हमारे पास है 2 × 10⁻⁻4। ठीक है, और साथ यहाँ पे हमारे पास, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, s की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 2 × 10⁻⁻4 जो मैंने ऊपर आपको बताई है। ठीक है, ये s की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, vf की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, vi की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर किया, तो ये आंसर आएगा। इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा। इनको ब्रैकेट में लिख के कैलकुलेटर से माइनस करें तो ये आता है, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये एक्सेलरेशन देखें नेगेटिव में है, जो बता रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़। फिर हमने टाइम भी फाइंड करना है, उसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, vf = vi + at। तो टाइम vi उधर जाकर माइनस और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये टाइम का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। इसमें वैल्यू पुट कर दें हम, vf की वैल्यू भी पुट कर दी, vi की वैल्यू भी, और एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव में ही पुट कर देना है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को माइनस करो तो आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो सोल्व करके ये टाइम आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी आपने साथ ही करना है। बाकी एक्सरसाइज में से आपको पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.9, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.9 आप लोगों ने करना है खुद ही। उसमें उसने यही पूछा हुआ है जो आज हमने लेक्चर में पढ़ा है, यानी कि उसमें आपसे उसने पूछा है इम्पल्स की डेफिनेशन और पूछा है उसका फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के लिहाज से। तो बस आपने ये डिफाइन करके ये फॉर्मूला लिख देना, यूनिट चाहे साथ बता देना। तो यही सवाल जो 9वां सवाल है आपकी बुक में, उसका जवाब यही है, तो ये आपने करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, कोई मसला हो तो पूछिएगा। बाकी जो मैं आपको अगर ये असाइनमेंट कहता हूँ तो उसमें सीरियसनेस शो करवाइएगा। अल्लाह आप सबका मददगार हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।